साउथ डायरी के साथ आपको अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले अगर आपको हमारा चैनल इनक्रेडिबल साउथ पंजाब पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल का बटन भी प्रेस कीजिएगा। आज का मौजू है कोरोना, और ये अहम मौजू है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे अबहाम पाए जा रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और कुछ लोग खौफज़दा नहीं है। इन सब सवालों का जवाब हम लेंगे शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डॉक्टर प्रोफेसर मसूदुल हक साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो ये है कि कोरोना अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इंटरनेशनल पे भी इसकी रिसर्च जारी है और पाकिस्तान में भी है। मुख्तलिफ इसकी अलामात हैं कि जो इंटरनेशनल सतह पर जो पहले अलामात बताई जा रही थी वही अलामात अब हैं, कुछ अलामात में तब्दीली है, और कितनी अलामात के पेशेंट्स जो हैं वो रहीमिया ख़ान में देखे जा रहे हैं। असल में ये बहुत अच्छा किया आपने। अब इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस पे कुछ खुल के लोगों से बात करें, क्योंकि अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ हमें अब कुछ अरसा रहना है। तो जब अपने रहना है तो आपको उसके साथ रहने के लिए तौर तरीके अपने जो है वो अपनाने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो बीमारी है ये वायरल डिज़ीज़ है, और ये जो हमें आम नज़ला ज़ुकाम होता है इससे किसी तरह भी मुख्तलिफ नहीं है। मतलब अगर कोई मुझे पूछे कि कौन सी अलामात हैं, तो मैं उसे हमेशा ये कहता हूँ कि आप याद करें कि जब आपको नज़ला हुआ तो क्या कुछ हुआ था। वो सारी अलामात इसमें आती हैं। इसमें कोई ऐसी अलामत नहीं जिस पे हम कहें कि ये अलामत हो तो पक्का कोरोना है। तो नज़ले में आपको नज़ला हो सकता है, नाक बह सकता है, छींकें आएंगी, बुखार होगा, गले में दर्द होगा। बाज़ का जैसे सबको पता है नज़ला ज़ुकाम हो तो खाना बदमज़ा हो जाता है, खुशबू नहीं आती। तो ये सारी वो अलामत हैं। तो हम जब इसकी तशख़ीस के लिए चलते हैं तो हमें इस बात पे कि कौन सी अलामत आई मरीज़ कितना सही बताएगा, उतना ही आसान हो जाएगा उसकी तशख़ीस करना। तो इन अलामात में अगर ये मतलब अलामात एक्यूट हों, एक्यूट से हमारी मुराद ये होती है कि कुछ थोड़ी मुद्दत से शुरू में, बस हफ़्ते एक के अंदर या 2 हफ़्ते से ज़्यादा ना हो, और इसमें एक बुखार हो और कोई भी वो अलामत जो मैं अभी कही है आपको उनमें से कोई एक हो। और इसके साथ एक दूसरा हिस्सा बहुत अहम है कि वो उस बंदे का किसी कोरोना के मरीज़ के साथ रब्ता रहा हो। अब ये रब्ता किस तरह का हो सकता है, उस रब्ते की एक ख़ास डेफिनेशन है कि ऐसा रब्ता जब कोरोना के मरीज़ के साथ आप इस तरह हैं कि वो 3 फुट से कम का फासला हो, और आपने 15 मिनट से ज़्यादा उसके साथ फ़ेस टू फेस बात की है, और ना उसने कोई मास्क पहना हो ना आपने कोई मास्क पहना हुआ है, या किसी ऐसे इलाके से ट्रैवल किया हो। शुरू में ये अहम था, अब लोग कहते हैं कि जी ट्रैवल हिस्ट्री तो अहम नहीं, अब तो लोग आ जा नहीं रहे हैं और हर जगह फैल गया। तो अब क्यों अहम है? अब इस तरह अहम है जैसे अभी आप सुनते हैं फ़लाँ एरिया लॉकडाउन हो गया, फ़लाँ एरिया लॉकडाउन हो गया। तो हम पूछते हैं मरीज़ से किस इलाके से आया है। अगर फ़र्ज़ करें ऐसा इलाके से आया है जहाँ कोरोना के मरीज़ बहुत ज़्यादा और हमें पता है, तो हमारा शक बढ़ जाता है। तो इसलिए ये वाली बात जो है ना, ये साथ साथ मरीज़ को ये डिटेल देते हैं तो फिर तशख़ीस आसान। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट्स अभी आ चुके हैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा तादाद है, 800 के लगभग पेशेंट्स रहीमिया ख़ान में हैं और क्रिटिकल पेशेंट्स भी शेख ज़ायद हॉस्पिटल में आ चुके हैं, तो कैसी अलामात देख रही हैं? वो किस तरह की अलामात थी, क्या कंडीशन है उनकी, किस तरह से वो इस कोरोना के साथ जंग में लड़ रहे हैं? अच्छा, इसमें एक जो बहुत अहम बात है मैं आपको बताऊं कि कोरोना जो है इसमें अलामात का एक बड़ा ही लंबा मतलब एक समझें कि इसका स्पेक्ट्रम है। ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिन्हें कोई अलामत नहीं होती, और ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत सीवियर के साथ आएंगे। ठीक है, बहुत सारे वो जिनको कोई अलामत नहीं थी या जिनको मामूली सा नज़ला ज़ुकाम की तरह हुआ तो वो ठीक हो जाता है। तो एक कोई 80% 80% लोग ऐसे हैं जिनको या तो मामूली अलामत आई या अलामत आई नहीं या मामूली अलामत आई, और उनमें ज़्यादातर लोगों को नज़ला ज़ुकाम जो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है तो वो डॉक्टर से रब्ता नहीं करते। इसलिए जो मरीज़ अस्पताल में आते हैं वो यूजुअली होते हैं जिनको बुखार ठीक नहीं हो रहा, जिनके गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही हैं, और जिनको सांस की तकलीफ़ हो रही है। अस्पताल में आने वाले वो लोग हैं। तो इसलिए और जब वो अस्पताल में आ जाते हैं तो फिर उनकी सांस की तकलीफ़ बढ़ती जाती है, और बहुत सारों की ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ और पाँव और होंठ नीले होने, इस तरह की अलामत आती हैं। या चलते हुए शुरू में सिर्फ चलते हुए सांस चढ़ता है, फिर बैठे बैठे भी सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, और ये सारी अलामत आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। आम तौर पे ये जो 7 से 10 दिन में अलामत आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो शुरू होता है और बेहतर होने शुरू होते हैं तो फिर वो इस स्टेज पर नहीं आते। तो इसलिए मतलब ये वाली बात है कि जो अलामत हैं, जो सीवियर अलामत हैं, उन्हीं के साथ हमारे साथ। डॉक्टर साहब, एक खौफ है आवाम में कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, हमारा कोरोना टेस्ट कर देंगे,
किसी भी बीमारी में लेके जाते हैं तो उसको कोरोना वार्ड में डाल देते हैं, या इस एक और खौफ सबसे ज़्यादा है कि जब जाएंगे तो वो इंजेक्शन लगा के मार देते हैं। हाँ, इसके लिए एक बात तो मैं, पहली बात तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी समझने वाली हो यह है कि कोई भी मतलब ये तो आपके आपके मतलब मैं आपको आप मेरे जानने वाले हैं, जितने भी वहाँ डॉक्टर हैं जो नर्सें हैं वो आपके ही बहन भाई हैं। आप किस तरह उनसे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो किसी को जहर का टीका लगा देंगे? ठीक है, और वो जहर का टीका आता कहाँ से है? कभी आपने अस्पताल में सुना कि उसने इतने जहर के टीके खरीद लिए? ऐसा कुछ नहीं है जो वहाँ पे हो रहा है। असल में ये खौफ फैला इसलिए कि शुरू में चूँकि हम इसके लिए तैयार भी नहीं थे। जब वो मरीज़ आते थे तो एक खौफ इतना फैलाया गया कि जिसको भी है उसको अलहदा करना है हमने, और ये अच्छी बात इसलिए थी कि अलहदा करने से मर्ज़ फैलना रुक सकता है। मैं हमेशा बताता हूँ, लोगों को बड़ी आसानी से समझ आती है इस बात की कि चंद साल पहले तक एक शुबे चश्म की बीमारी फैलती थी, आपको याद होगा। आप किसी के पास से भी गुजरे, आपने किसी से हाथ मिलाया और आपको हो गया, वो भी वायरल डिजीज़ थी। ये भी उसी तरह फैलती है। अच्छा, जिस तरह वो मेजॉरिटी लोगों में ठीक हो, तकलीफ़ बड़ी होती थी, कुछ दिन आपको नज़र आना मतलब होता था, आँखों से पानी आ रहा, सुर्ख हुई हुई हैं, दर्द हो रहा है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में सारे ठीक हो जाते थे। आपने नहीं देखा होगा कि कुछ लोगों की नज़र ख़राब हुई हो, सिवाय उनके जिनकी नज़र पहले से कोई बीमारी थी तो उनकी मतलब ऐसा हो गया। ये उसी तरह तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, अब इसमें जो है, जो मार्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, वो 2% से भी कम है। लेकिन अगर देखें 100 लोग हैं तो 2 है ना, अगर हज़ारों और लाखों में हो जाएंगे तो मरने वालों की तादाद भी हज़ारों में हो जाएगी। तो इसी से बचाने के लिए ये एक बात की गई कि इनको अलहदा कर दिया जाए। चूँकि वहाँ पे इंतज़ामात इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए लोगों में ये खौफ पैदा हो गया। फिर जो हमने कहा कि टेस्ट करवा के टेस्ट के नतीजे आने पे हम करेंगे, तो लोगों को 2-2 3-3 हफ़्ते वहाँ रुकना पड़ा। तो ये पाबंदी जो थी, इससे ये खौफ बढ़ना। और जब टेस्ट हुए 14 दिन तक लोग सब्र से बैठे रहते थे, लेकिन जब 14 दिन के बाद टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती थी और वो उनको 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऊपर, फिर वो बेसब्र हो जाते थे। उससे बचने के लिए लोगों में ये डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी है, कहते हैं कि आइसोलेशन वार्ड में कोई पेशेंट चला जाता है तो आहिस्ता 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 तो वो वेंटिलेटर पर चला जाता है। ये एक ऐसा खौफ है जो अवाम में बैठा हुआ है, इसकी रीज़न क्या है, इसकी हकीकत क्या है इसमें? असल में ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जब शुरू में हमने कोरोना वार्ड शुरू किया तो हमारे पास 6 हमने बेड बनाए, जिनमें 3 पे वेंटिलेटर थे, और पहले 2 महीनों में कोई ऐसा दिन नहीं आया जब हमारे तीनों के तीनों वेंटिलेटर पे मरीज़ हों, जबकि मरीज़ों की तादाद तो आपको पता है कितनी ज़्यादा थी। अभी जब इतना फैला हुआ है, अभी भी इस वक्त हमारे पास 7 वेंटिलेटर हैं और हम तकरीबन 5 की हमने गुंजाइश और बना ली, 10 हमें गवर्नमेंट की तरफ से और आने की उम्मीद है। लेकिन वो 7 जो हैं वो भी कभी ऐसी नौबत रहीम यार खां में नहीं आई जब किसी मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत हो और उसको वेंटिलेटर अवेलेबल ना हो। ठीक है ना, इसलिए ये वाला खौफ जो है, क्योंकि असल में जो ठीक होके जा रहे हैं ना, उसकी तो कोई ख़बर नहीं है। ख़बर कब बनती है? जब कोई मिस हैप हो जाता है। जो ठीक होके जा रहे हैं उनकी तो कोई 98% ठीक होके जा रहे हैं, 80% तो आते ही नहीं अस्पतालों में, घरों में ठीक हो गए। बाकी जो 15 से 20% आते हैं, उनमें से भी 2% ऐसे हैं जो उनकी खुदा न खासा डेथ होती है, 5% ऐसे हैं जो सीरियस होते हैं, जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से भी कुछ वेंटिलेटर पे जाते हैं। तो असल में हमें ये भी खबर फैलाने की ज़रूरत है कि इतने मरीज़ ठीक हो गए और इन्होंने ठीक हो जाना है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जो ये खौफ है, ये पता नहीं किस बंदे ने फैलाई बात, अल्लाह उसको हिदायत दे और हम बाकी सबको भी हिदायत दे कि ये एक जहर का टीका मेरे तो समझ से बाहर है। कि आप अपने आसपास देखें, अपने आपके बहन भाई, आपके अजीज़ रिश्तेदार डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनसे पूछो तो सही उसने कितने लोगों को जहर का टीका लगाया। और ये मिलता कहाँ से है, ये आता कहाँ से है, पैसे कहाँ से मिलते हैं? किसी को कोई पैसा नहीं मिलता है। उल्टा लोग जो डॉक्टर्स भी हैं और मुखैर हज़रात भी हैं, डॉक्टर अपनी जेबों से खर्च कर रहे हैं। ज़्यादातर जो काम अभी तक हुआ है, जितनी पीपीईज़ आई हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने अब अपने आप जाके किया है। तो इसलिए ये खौफ बेवजह। इसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि वो मरीज़ जो ठीक होने वाले थे वो घरों में बैठे रहे। वो उस वक्त आए जब उनकी हालत बहुत ख़राब होगी, और उस वक्त आए जब उनके लिए कुछ करने के मौके बहुत कम हो गए। और फिर आप ये भी समझें कि जब वो आते हैं इस हालत में तो फिर पैनिक भी ज़्यादा।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये सर आपने कहा कि मौके इंतहाई कम होते हैं जिस वक्त वो आते हैं। अब रहीमिया खान में 800 के करीब पेशेंट हो चुके हैं, 48 के करीब डेथ हो चुकी है, और 10-12 पेशेंट 15 पेशेंट ऐसे भी हैं जो मुश्तबा जहाँ को इनकी रिपोर्ट्स का इंतज़ार भी है। ये इसका अगर रेशियोज़ को देखा जाए तो ये रेशियो तकरीबन हम कह सकते हैं 6-7% के करीब करीब बनती है। अच्छा, तो इस रेशियो की क्या वजह है कि बड़ी डेथ्स रोज़ाना हम देखते हैं और सडन डेथ्स भी बहुत हो रही हैं। अब भी जब भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोई अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स में देखते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा ऐसी अमवात की ख़बरें आ रही होती हैं। क्या वो कोरोना रिलेटेड है? नहीं, इसमें यह है कि एक तो बात ये वाली जो आपने कही ना, मैंने आपको बताया कि 80% लोग ऐसे हैं जिनमें अलामात बहुत कम होती हैं, और उनमें से कम 50-60% ऐसे होते हैं जो शायद किसी डॉक्टर के पास गए ही नहीं। अगर आप ये देखें ना कि वो 20% सिर्फ वो लोग हैं जो अस्पतालों में आते हैं, 80% को अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अस्पताल में आप कहते हैं 800 आपके वो लोग हैं जिनका नोन है, तो आप इसको 4 गुना 5 गुना कर लें। 4-5 गुना वो लोग होंगे जिनको पता नहीं चला, या जिनको मतलब वो अस्पताल में आए नहीं। जब वो परसेंटेज इसमें शामिल करेंगे तो आपकी वही 1 और 2% से ज़्यादा नहीं बनेगी। ये जब हम कहते हैं कि हमारे पास कितने आए, कितने डायग्नोज है, क्योंकि टेस्ट की सहूलत भी नहीं है, हम सब के टेस्ट कर नहीं पाते हैं। और इसीलिए जो सबसे ज़्यादा अहम है ना बात, वो ये है कि हर बंदे को ये एहसास करना है कि ये जो मैंने बचना कैसे कोरोना से। और जब मैंने शुरू में कहा कि अगर आपका किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं, मुझे आपका नहीं पता, तो मेरा आपका 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है, मैं अगर यहाँ पे, चूँकि अब ये असूलन तो हमें यहाँ मास्क लगाना चाहिए था, लेकिन चूँकि मुझे आपका और वो आपको मुझे पता है, हमने पहले बात कर ली थी, आप में भी कोई अलामत नहीं, मुझे नहीं, तो मैं ये इसके बगैर बैठा हूँ। लेकिन अगर मुझे ये श्योर ना होता तो मैं भी मास्क लगा के बैठता, आपको भी कहता मास्क लगाएं। चूँकि हमने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी हो सकते हैं, मामूली नज़ले ज़ुकाम वाले भी हो सकते हैं जिनका दूसरों को पता नहीं चलता, तो आपने करना क्या है कि आपने हर बंदे को मुश्तबा ही समझना है। आपने मास्क के बगैर बाहर निकलना ही नहीं। हाँ, आपके घर में आपको पता है कोई मरीज़ नहीं है, अब बगैर मास्क के घर। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि प्लाज्मा बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ पाकिस्तान में कोई शुरू होती है, किसी मेडिसिन का नाम आ जाता है तो वो महंगी होती है। प्लाज्मा का एक बहुत ज़्यादा रवाज है कि लोगों का प्लाज्मा लिया जाए, जिनको पॉजिटिव न होने के बाद नेगेटिव हुए हैं, वो बड़ा इफेक्टिव होता है। उसकी इफेक्टिव कितना है किसी भी मरीज़ के इलाज के हवाले से, उसका रिजल्ट कितने % आया है? असल में प्लाज्मा भी एक अभी तजर्बाती दवाई है। होता क्या है कि इसमें ये कोई नई बात नहीं है, ये वो चीज़ है जो हम बड़े बरसों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर कोई बंदा बीमार हो तो उसके जिस्म के अंदर मुदाफ़ती एंटीबॉडीज़ हम कहते हैं, वो चीज़ें बन जाती हैं उस जरासीम के ख़िलाफ़ या वायरस के ख़िलाफ़, जो उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये बनती कब हैं, कितनी बनती हैं, अभी क्योंकि ये नया वायरस है, इसके बारे में हमें पता नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको स्मॉल पॉक्स क्यों ख़त्म हो गई, कि उसकी जो एंटीबॉडीज़ बनती थी वो लास्टिंग थी। एक मरतबा किसी को इन्फेक्शन हो जाए या आपने वैक्सीन दे दी तो उसकी ज़िंदगी भर उसको स्मॉल पॉक्स, इसलिए वो ख़त्म हो गई। इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन आती है, हर साल हम लगाते हैं क्योंकि वो 1 साल तक प्रोटेक्शन करती है। टाइफाइड की वैक्सीन है, 6 महीने तक प्रोटेक्शन करती है। ये नया वायरस है, इसके बारे में अभी हमें पता नहीं कितनी बनती हैं और कितनी होंगी। दूसरी बात यह है कि ये जो इसका तरीक़ाकार है अभी तक, वो उसको हम फॉलो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हैं। वो सिर्फ़ उस सूरत में जब ये तजर्बाती तौर पे जहाँ पे ये सहूलत हो कि डोनर जो है जिसने देना है, उसकी शर्त क्या है कि उसको कोरोना हुआ हो, उसको 4 हफ्ते से ज़्यादा, 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा टाइम गुजर गया हो, उसका पीसीआर टेस्ट नेगेटिव हो, उसके जो खून का टेस्ट हो और उसमें एंटीबॉडी डिटेक्ट हो, और वो खून उस खून के साथ मैच करता हो, तो फिर उसको ये हो सकता है उसको फ़ायदा हो। अभी कितना फ़ायदा हो इसका नहीं पता। हमारा तजर्बा जो यहाँ पे है वो बहुत हेल्पफुल नहीं है, और जो अभी तक स्टडीज़ आई हैं उनमें भी ये है कि कुछ लोगों के आते हैं कि कुछ को फ़ायदा हो गया, कुछ को नहीं। लेकिन मसला क्या है, जो मरीज़ इतने सीरियसली बीमार होते हैं, डर के मारे और वो प्रेशर पे वो सारी ही चीज़ें ले रहे होते हैं। अच्छा, वो अगर सारी ही दवाइयाँ ले रहे हैं तो पता नहीं किससे फ़ायदा हुआ। अभी तक जो चीज़ इस्टेब्लिश हुई है वो ये है कि ये सेल्फ़ लिमिटिंग डिज़ीज़ है, इसने खुद ब खुद ठीक होना है। 7 से 10 दिन लगते हैं इसको ठीक होने में, जिस तरह बाकी वायरल डिजीज़ होती हैं सारी उसमें। अच्छा, इसके दौरान आपने क्या करना है कि जो अलामत आए उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर ऐसी मर्ज़ जिसमें 80% लोगों ने
बल्कि 90% लोगों ने बग़ैर दवाई के ठीक होना है। उसमें आप बहुत महंगी बहुत चीज़ें यूज़ करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, और अगर सारी इकट्ठी यूज़ करेंगे फिर किसको क्रेडिट सर देंगे? एक मेडिसिन ऐसे तहकीक हुई एक्टिमरा जो बड़े बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, इसके अलावा डेक्सामेथाजोन जो है वो उसके इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके इफेक्टिव कितने हैं और किस पेशेंट को कितना इफेक्टिव है? हर लोग एक भेड़ चाल है, किसी भी कुछ होता है कोई इसको लगा लें ताकि हम बेहतर हो जाए। इस भेड़ चाल का कोई फ़ायदा भी है? कोई मेडिसिन इतना इस्तेमाल की जा रही है? हाँ, इसका जो देखें, जहाँ तक तो है डेक्सा का, और डेक्सा में एक स्टीरॉयड है। इससे पहले भी हम कुछ और स्टीरॉयड भी यूज़ कर रहे थे। तो जब वो स्टीरॉयड यूज़ करने का फ़ायदा यही है कि ये जिस्म में जो एंटीबॉडी जो स्टॉर्म होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, उस स्टॉर्म को कंट्रोल करते हैं। तो जो डैमेज वो कर रहा होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का स्टीरॉयड का फ़ायदा है। और इसमें जो अब साबित हुआ है, सिर्फ एक दवाई है जिसका बाकायदा ये साबित हो गया है कि डेक्सामेथासोन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ज़िंदगियां भी बची हैं और मरीज़ जल्दी ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा अभी तक किसी दवाई का इस तरह का कोई क्लियर बेनिफिट शो नहीं हुआ। ये भी अभी बहुत इब्तदाई स्टडीज़ हैं, इसके भी अभी मतलब उन्होंने, लेकिन चूँकि थोड़े अरसे में इतना वाज़ेह डिफरेंस आया, इसलिए उसने इसको कंप्लीट होने से पहले ही इसको कर दिया। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा है, ये हर जगह अवेलेबल है, ये बहुत सस्ती है। लेकिन ये स्टीरॉयड है, इसके नुकसानात भी हैं। ये किन को मिलना है, इसका हमेशा फ़ैसला डॉक्टर को करने देना चाहिए। ऐसा ना हो अब जो आपने दूसरी बात कही चीज़ें महंगी, वो क्या है, आज जब पता चला है कि डेक्सा इसका फ़ायदा हो सकता है तो लोग दौड़ पड़े कि डेक्सा ले लो अपने घर में रखो, कल को मुझे कुछ हो गया तो डेक्सा घर में मौजूद। सर प्रिकॉशंस के तौर पर भी तो इस्तेमाल की जा रही है, इसका फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, वो नुकसान हो सकता है। क्योंकि डेक्सा अगर आप वैसे लें, डेक्सा मतलब है इसके साथ इन्फेक्शन रेट बहुत बढ़ जाते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तो ये लाइफ सेविंग ड्रग है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसके साइड इफ़ेक्ट बेतहाशा हैं, और ख़ास तौर पे लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल में। और दूसरा ये एक बात तो बहुत क्लियरली मतलब सबको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बचाव के लिए अभी तक कोई मेडिकेशन नहीं है। जो लोग एक दवाई आपको अभी आपने पहले बता रहे थे एवरमाइट, एवरमेक्टिन के नाम से है, वो ले रहे हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। ये भी अभी एक ट्रायल का है कि ये फ़ायदा दे सकती है। एजिथ्रोमाइसिन लोग ले रहे हैं, फेमिटोडीन है, बेशुमार दवाइयाँ हैं जो लोग, और कई सारी ले रहे हैं। और प्रोफिलैक्सिस के लिए मतलब ये ज़हन में रखें कि किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। हिफाजत किस में है, जो ये रोज़ हम बताते हैं, मास्क लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, बार बार हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, और अगर कोई मरीज़ है तो उसको ये एहतियातें उसको आइसोलेट करना है। और अगर आप में अलामत हैं, सर आइसोलेट किया, जब घरों में आइसोलेट किया जा रहा है तो उसको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? घर वालों को क्या ख्याल रखना चाहिए? मरीज़ों को किस तरह से अपने आप का ख्याल रखना चाहिए? कौन सी ऐसी अलामतों के फ़ौरन ही हॉस्पिटल की तरफ अगर रुजू करें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि घरों में रख के मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट की जा रही है। सिलेंडर्स भी, गैस सिलेंडर, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं घरों में लोगों ने, वहीं पर ट्रीटमेंट की जा रही है और बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस में भी पेशेंट जा रहे हैं। तो उनकी ट्रीटमेंट घर में इस लेवल तक रखना बेहतर है? नहीं, इस लेवल तक रखना बेहतर नहीं। जैसे मैंने कहा, आपको बताया कि नज़ला ज़ुकाम का जब भी किसी को होगा उसने आइसोलेट होना है, ठीक है। एक बात और मैं बहुत क्लियर बताऊं, जो मैंने आपको बताया था कि हम बहुत अरसे से प्रमोट भी कर रहे हैं, ये जो एहतियाती तदाबीर हम कह रहे हैं ये कोरोना स्पेसिफ़िक नहीं है, ये हर नज़ले ज़ुकाम की एहतियाती तदाबीर हैं। जितनी भी सांस की बीमारियां हैं, जितने भी गले के इन्फेक्शन हैं, सबसे एहतियात के लिए यही एहतियातें सारी करनी है हमने, और इसको हमने अपना लाइफस्टाइल बनाना है। अगर हम ये बना लें, क्योंकि आपको ये मैं अपने मरीज़ों को भी अपने डॉक्टर्स को बताता हूँ कि जब भी कोई मरीज़ आता है ना, आके कहता है जी मुझे पता था मुझे होना है। भी आपको कैसे पता था आपको ये होना है? कि जी पहले छोटे बच्चे को हुआ, फिर बड़े बच्चे को हुआ, फिर उनकी अम्मा को हुआ, अब मुझे हुआ, अब 2 बाकी बचे उनको भी होकर हटना है। क्यों होकर हटना है? क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं, और ये खांसने से हवा में आ जाते हैं, और जो वहाँ सांस लेते हैं उनके सांस में जाएंगे और नज़ला करेंगे। और इन सब से बचाव के लिए यही तदाबीर हैं। और अगर हम अपने लाइफस्टाइल बना लें तो हम न सिर्फ इस तरह की सारी बीमारियों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अब यही बात समझने की है, आइसोलेशन में भी यही है। क्योंकि आप जो शुरू में हमें करना पड़ा कि लोगों को ज़बरदस्ती रखा, क्योंकि लोग एहतियात कर नहीं पा रहे थे, वरना हर माइल्ड एसिम्टोमेटिक मामूली दर्जे के जिनको है उन्होंने घर में ही आइसोलेट होना है। कैसे होना है?
कि एक तो ये है कि अगर वो बीमार हो जाए तो वो अगर मुमकिन है तो अलहदा कमरे में हो, एक कमरा, एक बाथरूम और एक बंदा, ये आइडियल सिचुएशन है अगर अवेलेबल हो। और उसको जो भी डील कर रहे हैं वो आएँ तो वो भी मास्क पहने, वो भी मास्क पहने, डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ करें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, जो कि बहुत सारे हालात में मुमकिन नहीं होता, फिर आपने क्या करना है कि ऐसा कमरा हो जो वेल वेंटिलेटेड हो। क्योंकि अगर कमरा बंद कर लेंगे, मरीज़ खांस रहा है, जो भी ज़रात आए हैं वो हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, वो वहीं रहेंगे। अगर हवा वहाँ से गुज़र होगा वो बाहर डिफ्यूज़ हो जाएंगे, फिर फैल जाएंगे, फिर वो मरज़ नहीं है। जितने ज़्यादा जरासीम जिस्म में जाएंगे उतने बीमारी का चांस बढ़ जाता है, जितनी ज़्यादा जरासीम जिस्म में होंगे उतनी बीमारी की शिद्दत भी ज़्यादा होती है। तो अगर कोई कभी कभार आपका रब्ता हो भी जाए और वो मामूली दर्जे के 2-4 जरासीम, वो बीमारी नहीं करेंगे। लेकिन अगर डोज़ ज़्यादा हो या आपकी इम्यूनिटी कम हो, दोनों सूरतों में इन्फेक्शन हो सकता है। तो घरों में इस तरह रहें कि वो वेल वेंटिलेटेड रूम में हो, और जब भी वो बाहर निकलें तो वो मास्क पहने, और जो दूसरे उनके राब्ते में आए वो मास्क पहने। और ये अगर कोई बंदा खांसता है तो जरासीम 1 मीटर और इससे ज़्यादा 2 मीटर, तो हम अब ये कह रहे हैं कि कम से कम 1 मीटर और बेहतर है 2 मीटर का डिस्टेंस हो। अगर इतनी डिस्टेंस पे कोई हो तो अगर खुदा न खासा खांसी कर भी देगा तो वो जरासीम वहाँ तक नहीं जाएंगे। दूसरा क्या है कि अगर वो थोड़ी देर के बाद ज़मीन पे या जो चीज़ें पड़ी उन पे आ जाएंगे जरासीम, तो उसका तरीका ये रखा हुआ है कि जब आपने डस्टिंग करनी है तो वेट डस्टिंग करनी है, डिटोल वाला मॉप और वो ब्लीच वाली चीज़ें वो करनी है। तो ये सारी चीज़ें करके आप इन्फेक्शन को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। जो घर में आइसोलेट होते हैं उनको क्या करना है, अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा है, हाई ग्रेड है, और उनको सांस चढ़ना शुरू हो गया है, फिर उन्होंने वो घर में नहीं रहना, फिर उन्होंने हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। उनकी कुछ 2 ज़रूरी दवाइयाँ होंगी वो शुरू हो जाएंगी, और अगर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो वो घर में भी ऑक्सीजन रख सकते हैं, उसमें मसला नहीं है, और अस्पताल में भी आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि वो अस्पताल में हो। और उनमें से चंद एक ऐसे होते हैं जिनको फिर आगे कोई सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है, तो वो सपोर्ट जो वेंटिलेटर की सूरत में। तो बाकी मेरा जो कहने का सबसे ज़्यादा है कि हमारी 2 पॉपुलेशन है, एक तो इतने खौफज़दा हैं कि वो काम से गए, और ये कितने निडर हैं कि वो परवाह ही नहीं कर रहे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि जब हो जाती है तो फिर वो मतलब परेशान होते हैं, और जब पूरे ख़ानदान को हो जाती है फिर और ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए ये अगर हम ये सारी एहतियातें करें तो इंशाल्लाह हम इससे बच सकते हैं। एक और जो है, अभी आपने पहले थोड़ा सा ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि जो लोग कोरोना के वार्ड में काम कर रहे हैं वो कम मुतासर हो रहे हैं, जो पब्लिक में है वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। उसकी वजह भी अवेयरनेस है, क्योंकि जो कोरोना, मुझे जब पता है कि कोरोना का वार्ड जो है उसमें काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल पूरी एहतियाती तदाबीर करेंगे, और इन तदाबीर के साथ वो बच जाएंगे। और अगर बाहर भी ऐसे ही है तो वो बच जाएंगे। बिल्कुल एहतियाती तदाबीर को अपनाना होगा। अगर एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे तो कोरोना का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना के साथ जीना सीखना है, और जीने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर को अपनाना होगा। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।